नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कई भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी है। वो पत्रकार भी रही हैं और पत्रकार बनने के बाद वो फिर राजनीति में दाखिल हुई। यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ी और जीती भी। इस बार थोड़ा सा उन्होंने ट्रैक चेंज किया है। उन्हें कांग्रेस का कन्वर्ट सिपाही जाना जाता था, लेकिन फ़िलहाल वो समाजवादी पार्टी में हैं और उसी के टिकट पर कैंट से चुनाव लड़ रही हैं। सुबीरन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे बहुत दिनों के बाद ये लगा, जैसे अगर एरन साहब को हम देखें तो वो यहाँ से सांसद भी रहे और एक कांग्रेस का घर कहलाता था आपका। जैसे अब आके क्या ऐसा लगा कि आपको ये बदलाव करना पड़ा? मैं वसीम भाई, आप तो वैसे जानते होंगे सब, लेकिन आपको बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से भी प्रवीण सिंह एरन जी हैं, जब वो अलग हुए थे कांग्रेस से 88 में जनता दल में शामिल हुए थे। फिर जनता दल टूटता गया। जब मुलायम सिंह जी ने डिसाइड किया कि वो समाजवादी पार्टी अपनी अलग बनाएंगे, 93 की बात है, तो उन्होंने एरन जी से कहा था चलें फिर अलग हो जाते हैं, और एरन जी और इन्होंने मिलकर अब समाजवादी पार्टी बनाई थी और 93 में एमएलए भी हुए थे। पब्लिक ने बहुत भारी मतों से कैंट से, आई थिंक वो रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, 35,000 से उस वक्त जीत कर आए थे वो समाजवादी से। तो ये कोई हमारे लिए नई जगह नहीं है। सोच का, विचारधारा का कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, देखिए कोई भी अपना घर, जैसे आपने कहा हमारा था, कोई भी अपने घर को छोड़ता है तो उसको कसक तो रहती है। और मेरे से ज़्यादा प्रवीण सिंह एरन जी क्यों है, जिन्होंने कांग्रेस को वाकई अपना घर माना, उसको सींचा, संजोया, उसी से एमपी हुए, उसी से मैं मेयर भी हुई उसके बाद। और फिर हम लोग लगातार चुनाव भी पार्टी से लड़ते रहे, चाहे आखिरी 2 चुनावों में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि हम पार्टी छोड़ेंगे। तो जैसे अब हालात में देख रही हूँ, जिस तरह से देश में फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जिस तरह से सारी प्राइवेटाइजेशन की, मतलब ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सारी हमारी बड़ी कंपनियां बिकती जा रही हैं, हम लोग गुलाम होते चले जा रहे हैं अमेरिका के और फॉरेन इकोनॉमीज़ के। तो ऐसे में ये लगता है कि यूपी से अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे बदलाव की, इनको रोकने की, भाजपा को, तो 2024 दूर नहीं है। तो ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा। डेमोक्रेसी का कत्ल होता जा रहा है, गणतंत्र जैसे लग रहा है ख़त्म हो रहा है। तो ये सब सोचते हुए हमें लगा आज हम कांग्रेस से खड़े होते हैं, सपा का भी कैंडिडेट होगा, फिर वही होगा कि हम लोगों की लड़ाई में फिर भाजपा जीतेगी। और बरेली की जनता, कैंट की जनता, अब मुझे तो ऐसा फीलिंग आता है, जो मैं बात करती हूँ, जो मेरा मिलना होता है, कि अब कह नहीं पाएगी चाहे, लेकिन अब आजिज़ आ चुकी है। अब सब बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक से खुश नहीं है, सरकार से खुश नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हमें लगा कि राष्ट्र हित में एक बदलाव के लिए, बरेली कैंट की बात करूं तो उसके लिए मुझे पार्टी और अखिलेश जी ने बहुत ही सम्मान के साथ बुलाया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आपके आने से हमारी 9 सीटों पे भी असर पड़ेगा जो बरेली की हैं। तो ठीक है, हमने बहुत ही मुश्किल से लेकिन ये डिसीजन लिया और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो आप मेयर का चुनाव लड़ी, उसके बाद आप राजनीति में सक्रिय होंगी कि आपकी एक छवि साफ गोई वाले नेता की बनी है। इस वक्त देश की परिस्थितियों की बात करें, जैसे आपने कहा भी, तो आपको कहाँ ये लग रहा है कि चीज़ें किस तरह से ख़राब हो रही हैं और जो मुद्दे हैं वो उन पर बहस होने की बजाय एक ख़राब दिशा में बात हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। असली बात ये है कि हम लोग कुछ ही मुद्दों पे चुनाव लड़ते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि बस एक जय श्री राम का नारा लग जाएगा, इधर एक जो पोलराइजेशन का एफर्ट करके पोलराइजेशन होता है, जिस तरह वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, असली मुद्दों से भटकाया जाता है। सबको पता है जो भाजपा से लड़ते हैं उनको ये आइडिया है, कहते हैं ना कि कोई भी एरा गैरा लड़ रहे, उसको पता है कि एक बार जय श्री राम का नारा लगा और हिंदू मुस्लिम हुआ और हम जीत जाएंगे। और उनको काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो फिर उनके लिए विकास, उनके लिए रोजगार, उनके लिए शिक्षा, महिला सुरक्षा, ये सब मैटर ही नहीं करता। इस नारे की बात करें जो आपने अभी कहा, तो इससे क्या भला हुआ लोगों का? भला तो मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ, बल्कि और जो सोसाइटी में डिवाइड पैदा हुआ उससे वो कभी भी हेल्दी नहीं होता है समाज के लिए। हम एक दूसरे के साथ खुशी नहीं रह रहे हैं, हम एक दूसरे की बस कमियां निकाल रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं लड़ाई करने का। तो ऐसा समाज क्या हेल्दी समाज है? क्या हमारे युवाओं के लिए, क्या बच्चों के लिए, क्या ये कोई हम अच्छा एक भविष्य दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि राजनीति चमकी, लेकिन जो समाज में रिश्ते थे वो टूटते चले गए, वो खराब हुए। और काट की हांडी देखिए बार बार नहीं चढ़ेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे उम्मीद लग रही है इस चुनाव में जो युवा है, जो पहला वोटर है हमारा, या जो बेटियां हमारी बच्चियां जो बड़ी हुई हैं, जो वोटर बनी हैं,
महिलाओं में भी एक सोच बदली है, तो बदलाव आएगा ऐसा मुझे लगता है। उसी बदलाव को लाने के लिए मैं चुनाव में हूँ। आप लोगों के बीच जा रही हैं, तो जब ये बात आप कहती हैं तो उसका कितना असर देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे से तो लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। शायद मैं जब मेयर थी तो उनको कुछ उम्मीदें हुई होंगी गरीब आदमी को कि ये पतली पतली गलियों में जाएंगी तो इन्हें गंदगी दिखेगी, तो इन्हें बदहाली दिखेगी, तो ये कुछ करेंगी। जैसे हमारा पूरा शहर आप जानते हैं पूरा टाइम पानी में डूबा रहता है। 2 दिन की 1 दिन की बारिश में हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कभी विकास के नाम की चीज़ ही नहीं हुई हो। यहाँ पे जल भरा, कोई लंबी सोच ही नहीं है, प्लान डेवलपमेंट नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनीज बढ़ती जा रही हैं, अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई कंट्रोल नहीं है। और कहने को आए थे इस दावे के साथ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये जो जुमले हैं ना, ये बहुत दिन चलेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगा। अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरह से विकास हो रहा है, तो पिछले दिनों इतनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। आप भी चूंकि इस शहर में रहती हैं। जी, मतलब जैसे एक होता है ना, सब विभागों में कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। आवास विकास अपना चल रहा है, PWD अपना चल रहे हैं, नगर निगम अपना अलाप रहा है। ऐसा लगता है कि सबको जल्दी है कि सरकार गिरने से पहले जितना कमा सकते हो कमा लो, और जल्दी जल्दी जो है अब तक काम नहीं किया। जैसे चुनाव आया आपाधापी में यहाँ हाँ, जैसे रायता फैला था उसको एकदम समेटने की कोशिश कर रहे हैं में सड़कें इतनी खराब बन रही हैं कि कल आज जैसे पुल बना, ये चौपला का पुल बना, तो अभी उसका जो बदायूं वाला पार्ट है वो नहीं जुड़ पाया अभी तक। कितनी पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये जो बातचीत हो रही है, मुद्दे आपको लग रहा है कि पब्लिक में हैं? ये पब्लिक में ज़रूर है। जो कोरोना के टाइम में इतनी बदहाली हुई, इतना पब्लिक परेशान हुई, इतने अपनों को खोया है, क्या इतना आपको लगता है भूल जाएंगे? तो हमारे जैसे प्रत्याशियों का एक कर्तव्य बन जाता है, एक जिम्मेदारी बनती है, हम मजबूती से लड़ें। अब एक मजबूत फ्रंट बन के दिखाएं तो पब्लिक को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि चेंज आएगा। जी, अगर शहर की बात करें तो 2 सीट हैं, शहर और कैंट। तो कैंट को आपने इसी वजह से चुना कि वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह एरन चुनाव जीते? हाँ, एक लगाव है अलग सा, एक जुड़ाव होता है ना, पुराना क्षेत्र है। जबकि अब थोड़ा अब नए परिसीमन में कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अब ये पूरी अर्बन सीट हो गई है, और मुझे लगा कि समझदार पब्लिक है। और मेयर में तो खैर मेरा सभी कुछ मेरे उसमें था क्षेत्र में, तो कैंट से वो पुराना लगाव होने के नाते, और फिर इसमें वो कैंट का एरिया भी आता है, जो आर्मी का एरिया है, वो भी हमारा पुराना एरिया, तो एक फेमिलियरिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ से चुना। मेयर रही और मेयर के बाद अब आप विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे शहर और कैंट 2 अलग अलग, भले ही सीट अलग बना दी हो, लेकिन हिस्सा तो एक ही है, तो यहाँ आपको किस तरह के कामों की ज़रूरत महसूस होती है? सभी जगह। मैं यहाँ की क्या, बरेली पूरे यूपी को ही जो है एक समग्र विकास की ज़रूरत है। खाली जुमले नहीं, ये स्मार्ट सिटी, ये जो योजना ये कह रहे हैं पुरानी चली आ रही है। हमने जब पानी की टंकी वंकी यहाँ पर पेयजल की योजना हम लोग लेकर आए थे, सीवर की योजना के लिए पैसा जो DPR है हमारे टाइम में आई थी, ये बड़ा बाईपास हम लोग लेकर आए थे। काम करने वाला चाहिए, सभी शहरों को विकास, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि एक अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल हो। और आप देख रहे हैं अभी तो आपने रिसेंटली देखा किस तरह पेड़ काटे गए हैं बरेली में, ऐसा दिल टूटता है। हर जगह ऐसा सुनसान वीरान शहर को कर दिया है। अब ये कौन सा विकास है, और किस तरह का विकास हो रहा है, और किसका विकास हो रहा है, मैं तो नहीं समझ पा रही। तो इन सभी यही सब मुद्दे हैं कि समग्र विकास हो, महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, युवा को अगर आप रोजगार दे देंगे तो ये जो अराजकता और जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, मुझे जाहिर तौर पे कम होगा। इस सरकार में मैंने देखा है जितने रेप्स, छोटे बच्चों पे अत्याचार जितना बढ़ा है शायद कभी नहीं हुआ होगा। ये गुंडा राज की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बदलाव आए। शायद मैं एक महिला होने के नाते, और मैं बड़ी खुश हूँ मैं इस बात से, पिछली बार मैं रिजर्व सीट से लड़ी थी, लेकिन अब की बार एक जनरल सीट से लड़ रही हूँ। तो महिलाओं को अगर मेरे आने से उन्हें सशक्त महसूस होता है तो ये बहुत बड़ी काम, आधी आबादी के लिए मैं अगर कुछ प्रेरणा का स्रोत बनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा, उन्हीं के लिए काम भी करना चाहूँगी। महिला MLA होने से, या ईश्वर ने चाहा तो अगर सरकार में कोई भागीदारी मुझे मिलती है, तो मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से और बहुत ही टारगेटेड वे में करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ 5 साल का एक मेरा इम्तहान है जो मुझे जिसमें सफल ही होना है। इस टारगेट से मैं काम करना चाहती हूँ। जी, आप एक पत्रकार रही हैं और साव गो भी हैं, जैसे आपको क्या लगता है, घर में हमारी किसी से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए तो हमारे दिल पे ऐसा लगता है जैसे एक बोझ हो गया, और जिस तरह समाज को बांटा जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि जैसे आप किस तरह से इसको कहेंगी कि बिल्कुल
एक ही मोहल्ले में एक घर मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिक्का, एक ईसाई का है। हम लोग मिलकर नहीं रहेंगे तो कैसे घर से बाहर पैर रखेंगे, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, कैसे हमारे बच्चों का विकास होगा और कैसे फिर हमारे शहर का विकास होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। तो ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि जब वो प्रतिनिधि चुने, जनप्रतिनिधि, तो ये सब चीज़ें भी देखें, पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव करें, आदमी की शख्सियत को देख के या उसको अगर आपने चांचा परखा है तो देख कर चुनाव करें। सिर्फ इस बात पे नहीं कि खाली बातों और जुमलों के उसमें बहक कर या इमोशनल होकर वोट ना दें। हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हमें रहना ही मिलजुल कर होगा, हम अलग हो ही नहीं सकते। तो जब रहना ही साथ है तो मिलजुल कर क्यों ना रहें। तो यही सोचते हुए मैं तो इसीलिए चुनाव लड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ माहौल बदलेगा आगे। एक लंबी परंपरा देश की रही है, जैसे सब लोग मिल के रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी कोई इस तरह के इत्तेफाक, लेकिन लगातार जिस तरह से आप मीडिया देखिए, चैनल खोलिए तो उसमें भी वही बहस है। अगर वो बहस अभी तक तो चैनलों पर थी, लेकिन अब जिस तरह से वो चूँकि एक तजुर्बा पास हो जाए तो फिर दूसरा तजुर्बा भी उसी तरह का किया जाता है। तो इस ये एक माहौल बनाया जा रहा है ना, जैसे उसको अगर एक तो पब्लिक की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन वैसे जो हमारे समाज के जैसे कई स्तंभ हैं उसको, तो उस तरह के जो ये चीज़ें कामयाब होती गई, तो क्या आपको लगता है कि जो समाज के और लोग थे जिन्हें ये रोकना चाहिए था वो कहीं नहीं रोक आप और मैं दोनों पत्रकार हैं। देखिए, जो हमारा चौथा खंबा है मीडिया का, एक सेक्शन ऑफ मीडिया, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक सेक्शन ऑफ मीडिया बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से इस वक्त व्यवहार कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पे, मैं ये कहती हूँ, हम अगर पब्लिक स्पेस में हैं, पब्लिक के लिए आंसरेबल अगर नेता है तो मीडिया उतना ही आंसरेबल है। आप भी पब्लिक स्पेस में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, आप उससे बच नहीं सकते। तो जो मीडिया, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया जो कर रहा है आजकल, जो एक ही का ढोल बजा रहा है, उनकी कोई कमियां नहीं नजर आती और दूसरों को बिल्कुल नीचा गिराने में जिम्मेदारी प्रेस की सबकी तरफ इक्वल है। तो मैं मीडिया से भी, आप चारों खंभों की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की, लेजिस्लेटिव की, और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, मीडिया की इस वक्त इस माहौल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष होकर चुनावों में, खास तौर पे माहौल में, चुनावी माहौल में देश के बारे में कुछ सोचते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पेश आए तो बहुत अच्छा होगा। अभी आपने सुप्रिया ईरानी जी को सुना, जैसा मैंने उनके बारे में परिचय देते हुए कहा था कि साफ़गो हैं, उन्होंने इंटरव्यू में अपने बिल्कुल पूरी तरह साफ़गोई से बात की है। चुनाव जीतना या हारना एक अलग बात है, अगर हम समाज बचा सके तो ये हमारी शायद सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।